हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी होती है इसका अपने आप में कहीं ज़्यादा महत्व होता है और इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। और इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, यानी कि जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग स्कूलिंग कर चुके हैं वो चाहे किसी भी तरह की कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से जो हमने ये विश्लेषण किया है, ये विश्लेषण तब जा करके आप सबके सामने प्रस्तुत किया है जब हमने खुद से इन सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी को अध्याय वाइज लाइन बाय लाइन जब उसको खुद से हमने समझा है, तब जाकर के आप सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हमने इतनी बेहतरीन तरीके से ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंतर्गत जो विश्लेषण है हमारा, ये विश्लेषण आप सब तक हमने पहुंचाया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 10 के संदर्भ में विश्लेषण करने वाले हैं। अध्याय 10 है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास का अनुभव। इस वीडियो के तहत जो भी हम विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। और कक्षा 11 के अध्याय 10 के अंतर्गत जो जो टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिकों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से अध्याय 10 के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह से जो भारत के जो पड़ोसी देश है, जिसमें कि पाकिस्तान और चीन है, तो किस तरह से इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की है और किस तरह से अर्थव्यवस्था को विकास के संदर्भ में जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं भारत, पाकिस्तान और चीन की अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर के कब और कैसे शुरुआत हुई है। जो ये तीनों देश है, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों देशों की विकासात्मक नीतियों में अनेक प्रकार की समानताएं हैं। ये क्यों है और किस तरह से, इसको भी जानते हैं। जो ये तीनों देश है भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों राष्ट्रों ने विकास के पथ पर एक ही समय इन्होंने चलना प्रारंभ किया। तब भी इनकी जो विकासात्मक नीतियां हैं इनमें अनेक प्रकार की समानताएं देखी जाती है। ये किस तरह से हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, और इसी तरह से पाकिस्तान भी 1947 में आजाद हुआ। जब भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुआ तो कहीं ना कहीं ये विकास के पथ पर इसी समय एक साथ इन्होंने चलना प्रारंभ किया होगा। और इसी तरह से चीन में गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। जब चीन में गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर के जो शुरुआत है चीन की, वो भी इसी दौरान हुई होगी। तो इस तरह से चीन में गणराज्य की स्थापना 1949 में और भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ 1947 में। तो इस तरह से इसी दौरान इन तीनों राष्ट्रों ने विकास के पथ पर इन्होंने चलना प्रारंभ किया। और 1980 के दशक तक किस तरह से इन तीनों देशों की जो समृद्धि दर है और प्रति व्यक्ति आय है उसमें लगभग
समानता थी, एक समान थी इनकी समृद्धि और प्रति व्यक्ति आय। तो इस तरह से ये भारत, पाकिस्तान और चीन में आर्थिक समृद्धि को लेकर के शुरुआत हुई है, ये संक्षेप में है। अब हम इसके बाद इन तीनों देशों की आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्या क्या आर्थिक समृद्धि को लेकर के प्रयास किए गए हैं और किस तरह की आर्थिक समृद्धि रही है। तो सबसे पहले चीन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही बात कर लेते हैं। किस तरह से चीन में 1949 में गणराज्य की स्थापना होती है। जब गणराज्य की स्थापना हुई तो इसके बाद किस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण था, सरकार का कंट्रोल था। ये कब था? जब चीन गणराज्य हुआ और गणराज्य के बाद अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल था। और 1998 में चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत हुई और इस अभियान का उद्देश्य यह था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर चीन में औद्योगिकरण की शुरुआत की जाए। औद्योगिकरण के तहत किस तरह से उद्योगों का विकास किया जाए। जब उद्योगों का विकास होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो इससे क्या होगा? लोगों की आय में वृद्धि होगी, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। तो इस तरह से 1998 में चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत होती है, जिसका ये मकसद था कि किस तरह से चीन में उद्योगों का विकास किया जाए। उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होगी और जिसके फलस्वरूप क्या होगा? चीन की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। और इस तरह से चीन में औद्योगिकरण को लेकर के ये फोकस किया गया कि किस तरह से उद्योगों के विकास की तरह यहाँ की अर्थव्यवस्था को इसके तहत ही हम विकसित कर सकते हैं और विकास करने का प्रयास भी किया गया है। क्योंकि जो उद्योग है, उद्योग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देते हैं। वो चाहे कच्चे माल की जो प्रक्रिया में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे, वो चाहे विनिर्माण के प्रोसेस में, वो चाहे जो उसकी सप्लाई की जाती है विनिर्मित वस्तुओं की, उसमें भी। तो इस तरह से जो लोगों को इस संपूर्ण नेटवर्क में जो रोजगार मिलता है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। और चीन में यही फोकस किया गया कि किस तरह से विनिर्माण को विकसित किया जाए, विनिर्माण पे फोकस किया जाए, जिसके चलते चीन की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए। और इसी दौरान चीन में ये प्रयास किए गए कि किस तरह से विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जाए। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे विशेष नीतियों पर काम किया गया। विशेष प्रकार की ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे कि चीन में निवेश करने के लिए जो विदेशी निवेशक है वो आकर्षित हो सके। जब विदेशी निवेशक वहां पे निवेश करेगा, वहां पर निवेश के लिए आकर्षित होगा, तो इससे क्या होगा? वहां के जो विनिर्माण से संबंधित जो उद्योग है वो भी विकास करेंगे और यहाँ पे निवेश बढ़ेगा, यहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा, जिससे कि लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। तो इस तरह से चीन में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वो तमाम प्रकार की नीतियां बनाई गई जो कहीं ना कहीं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जरूरी थी। तो इस तरह से ये चीन की अर्थव्यवस्था है। अब हम इसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो इस दौरान से किस तरह से यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र इन दोनों का समायोजन होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान में जो अधिकांश जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उसमें सरकार का ज्यादा नियंत्रण था और जो ऐसे क्षेत्र थे जिसको बड़ी बेहतरी के साथ सरकार उन्हें संचालित नहीं कर सकती थी, उनको उन्हें निजी क्षेत्रकों के हाथ में दिया गया था। और अधिकांश क्षेत्रों में
सरकार का नियंत्रण था। और 1950-1960 दशक के अंत में पाकिस्तान में अनेक प्रकार की ऐसी नियंत्रित करने वाली नीतियों को लागू किया गया। ये कब? 1950 और 1960 के दशक के अंत में। ये क्यों लागू किया गया? नियंत्रित करने वाली नीतियों को इसलिए लागू किया गया ताकि जो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए, और यहाँ इस देश में, पाकिस्तान में जो घरेलू जो उद्योग धंधे हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, उसको किस तरह से जो विदेशी प्रतिस्पर्धा है उससे बचाया जाए। इस तरह से विदेशी नियंत्रित करने वाली नीतियों के संदर्भ में, इस तरह की नीतियों के तहत, जिसमें कि टैरिफ प्रशुल्क के माध्यम से यहाँ पे छोटे छोटे पाकिस्तान के जो उद्योग धंधे हैं उसको प्रोत्साहित किया गया, उसको विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया गया। इस तरह की नीतियां यहाँ पे लागू की गई, जिसमें कि जो प्रशुल्क है, प्रशुल्क के तहत क्या होता है, जो विदेशी वस्तुएं आती है, विदेशी वस्तुओं में कुछ कर लगाए जाते हैं, जिससे कि वो हमारे देश में जब आएगी तो वो महंगी हो जाएगी, जिससे कि यहाँ के लोग, उस देश के लोग उस देश की जो निर्मित वस्तु है उसको खरीदेंगे, क्योंकि वो कम कीमत में मिलेगी और जो विदेशी वस्तुएं हैं वो महंगी होगी। तो इस तरह से नियंत्रित करने वाली नीतियों के तहत यहाँ पे पाकिस्तान ने 1950-1960 के दशक के अंत में घरेलू उद्योग धंधों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया। तो इस तरह से ये जरूरी भी था, क्योंकि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो इस दौरान जो यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो उस तरह से विदेशी प्रतिस्पर्धा का वो सामना नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में सरकार ने नियंत्रित करने वाली नीतियों के तहत उन्हें प्रोत्साहित किया। और पाकिस्तान ने 1970-1980 के दशक के अंत में निजी क्षेत्र को इन्होंने प्रोत्साहित किया। जो अब तक जो ये होता था कि किस तरह से अधिकांश क्षेत्र पर जो सरकार का नियंत्रण था वो काफी अधिक था, और 1970-80 दशक के अंत में पाकिस्तान ने उस सरकार के नियंत्रण को थोड़ा बहुत कम कर दिया और निजी क्षेत्र को इस दौरान प्रोत्साहित किया गया। तो इस तरह से ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। अब हम इसके बाद भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों देशों की जनांकीय संकेतक के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से जनसंख्या है इन तीनों देशों की, और किस तरह से यहाँ पे शहरी जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या है। अगर हम विश्व की जनसंख्या में विचार करते हैं तो किस तरह से विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा व्यक्ति चीनी है। तो यानी कि यहां से ये स्पष्ट है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या चीन में है और उसके बाद भारत में है, और जबकि इन तीनों देशों में सबसे कम जनसंख्या किन तीनों देशों में, भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों देशों में सबसे कम जनसंख्या पाकिस्तान की है। और किस तरह से चीन की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है, और सबसे अधिक किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे निरंतर जो जनसंख्या वृद्धि है वो होती चली आ रही थी, और इसी को लेकर के चीन ने 1970 के दशक के अंत में चीन में केवल एक संतान नीति को लागू किया गया था। और इस नीति के लागू होने से किस तरह से यहाँ पे चीन में जनसंख्या वृद्धि थमने लगी, जनसंख्या एक तरह से कंट्रोल में आने लगी। तो इस तरह से ये चीन में एक संतान नीति को लागू किया गया, और जिससे कि कुछ हद तक जनसंख्या वृद्धि थमने लगी। और अगर हम इन तीनों देशों में ये बात करें कि किस तरह से इन तीनों देशों में जो जनसंख्या है वो किस तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस तरह से है, पाकिस्तान और चीन में दोनों देशों में किस तरह से नगरीकरण अभी सबसे अधिक है।
हालांकि भारत में भी नगरीकरण है, लेकिन भारत में अभी भी अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, जबकि जो पाकिस्तान और चीन है, इन दोनों देशों में नगरीकरण सबसे अधिक है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में, शहरों में निवास करती है और भारत की अधिकांश जनसंख्या अभी भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो इस तरह से ये जनांगीय संकेतक है, जिसमें किस तरह से विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो किस तरह से है और किस तरह से इन तीनों देशों में जो जनसंख्या है वो किस तरह से शहरी क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में है। अब हम इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्र के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से भारत, पाकिस्तान और चीन में सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की क्या स्थिति है। चीन की सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान समय में भी सबसे अधिक है, यानी कि वर्तमान समय में इन तीनों देशों में चीन की जीडीपी सबसे अधिक है और उसके बाद भारत की जीडीपी है और सबसे कम इन तीनों देशों में पाकिस्तान की जीडीपी है। और 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत से आगे था। जो पाकिस्तान की जो समृद्धि थी 1980 के दशक में वो भारत से अधिक थी और चीन की समृद्धि दोहरे अंकों में थी और भारत सबसे नीचे था इन तीनों देशों में। और 1980 के दशक तक चीन में 80% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे। 1980 के दशक तक जो चीन की जो अधिकांश जनसंख्या है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, लेकिन इसके बाद ये निर्भरता धीरे धीरे कम होती गई। चीन ने विनिर्माण क्षेत्रों में अधिक फोकस किया इसके बाद, जिससे कि जो कृषि पर जो निर्भरता है लोगों की वो धीरे धीरे कम होती गई। भारत पाकिस्तान में कृषि क्षेत्र में लोगों की निर्भरता पाकिस्तान की तुलना में भारत की अधिक है, यानी कि भारत की कृषि पर निर्भरता पाकिस्तान की तुलना में अभी भी ज्यादा है। इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में किस तरह से उद्योगों तथा सेवा क्षेत्रों में श्रमिकों का अनुपात वर्तमान समय में कम है। जो उद्योग है और जो सेवा क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में अभी भी श्रमिकों का अनुपात कम है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनका उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान है किसका? उद्योगों का और सेवा क्षेत्र का। जबकि इन क्षेत्रों में श्रमिकों का अनुपात अभी भी कम है, अभी भी इन क्षेत्रों में कम लोग काम करते हैं। जबकि उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन्हीं क्षेत्रों का, उद्योगों का और सेवा क्षेत्रों का सर्वाधिक योगदान है। चीन में विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है, क्योंकि चीन ने विनिर्माण यानी कि उद्योगों में ज्यादा फोकस किया है। यहाँ पे विनिर्माण का जो विकास है वो बहुत तेजी के साथ हुआ है, जिसके चलते चीन में विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है। तो इस तरह से विनिर्माण क्षेत्र में चीन ने ज्यादा फोकस किया है और उसको ग्रो किया है, जिसके चलते आज अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान है। और भारत और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र है, तीनों क्षेत्रों में अगर तो देखें हम श्रमिकों के अनुपात के संदर्भ में, तब तो सर्वाधिक लोग अभी भी कृषि क्षेत्र में संलग्न है। लेकिन अगर हम जीडीपी में योगदान के संदर्भ में देखें इन्हीं तीनों क्षेत्रों को, तो कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। आज के समय में भी चीन की आर्थिक समृद्धि का जो मुख्य आधार है वो है विनिर्माण क्षेत्र यानी कि उद्योग धंधे, और भारत की समृद्धि का आधार है सेवा क्षेत्र। तो इस तरह से ये
तीनों देशों में किस तरह से सकल घरेलू उत्पाद एवं अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्रक है ये उसके संदर्भ में है। तो इस तरह से आज की वीडियो के माध्यम से हमने एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 10 के संदर्भ में ये विश्लेषण किया है और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।